फोको के डिस्कोर्स को समझने के लिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज डिस्कोर्स और सेकंड पार्ट में डिस्कर्सिव एनालिसिस क्या है और उस डिस्कर्सिव एनालिसिस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या मेथडोलॉजी है, वो सारा हम वीडियो पार्ट 2 में करेंगे। हम पार्ट 1 में बेसिकली व्हाट इज डिस्कोर्स, डिस्कोर्स किसे कहते हैं। अ डिस्कोर्स इज अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स, आइडियाज, व्यूज, ओपिनियंस अबाउट वन सब्जेक्ट, किसी भी एक विषय के बारे में, किसी भी एक विषय के बारे में, मुद्दे के बारे में तरह तरह के थॉट्स, ओपिनियंस, व्यूज, एनी काइंड ऑफ नॉलेज उस विषय के बारे में, उस मुद्दे के बारे में। और ये थॉट्स, ओपिनियंस, व्यूज जो हैं वो अलग अलग युगों में अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग राइटर्स के माध्यम से, अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग क्षेत्रों से आया हुआ ओपिनियन, ये सारा का सारा मिलकर डिस्कोर्स का निर्माण करता है। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से यदि डिस्कोर्स को समझें तो हम ये माने कि अंधापन, ब्लाइंडनेस, ये एक विषय है। अब ब्लाइंडनेस के बारे में नॉलेज की अगर बात आती है, डिस्कोर्स की बात आएगी, तो ब्लाइंडनेस के मामले में आपको क्या क्या देखना पड़ सकता है। आपको सबसे पहले ब्लाइंड स्कूल्स में जो लोग हैं उनके विचार क्या हैं, ब्लाइंडनेस के बारे में राइटर्स ने क्या क्या लिखा है, डॉक्टर्स जो ब्लाइंडनेस को ट्रीट करते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है, उन्होंने क्या क्या लिखा है ब्लाइंडनेस के बारे में। ब्लाइंडनेस से रिलेटेड यदि साइकोलॉजी या अन्य कोई विषय में चर्चा है या उनकी कोई राय है कि ब्लाइंडनेस इस कारण से होता है या इसका ये नतीजा होता है, तो ब्लाइंडनेस सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन नहीं रहती। उसका फिर अगर सोशियोलॉजी में कहीं कुछ कहा गया है, सोसाइटी में ब्लाइंडनेस, साइकोलॉजी में कहा गया है कि इस कारण से ब्लाइंडनेस, और ब्लाइंड पर्सन की साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है। तो ब्लाइंडनेस से रिलेटेड सब कुछ, अगर ब्लाइंडनेस के ऊपर उपन्यास लिखे गए हैं, नॉवेल्स लिखे गए हैं, तो वो ब्लाइंड लोगों ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो वो सब कुछ। और ये नहीं कि आज के ज़माने में, 1000 साल पहले किसी राइटर ने ब्लाइंडनेस के बारे में कुछ कहा, ग्रीस में बैठकर, जापान में बैठकर किसी ने ब्लाइंडनेस के बारे में कुछ कहा। तो डिस्कोर्स जो है समय, क्षेत्र, इनसे सीमित नहीं रहता। बहुत पहले के विचार, आज के विचार, बहुत दूर के देशों के विचार, हमारे देश के विचार,
हमारे समय में जो विचार है और हमसे बहुत पहले के समय के जो विचार हुआ करते थे, हम उसको एक मेडिकल कंडीशन की तरह देख रहे हैं, पर सोशियोलॉजी के पास भी इसके बारे में कहने को कुछ है, साइकोलॉजी के पास भी इसके बारे में कुछ कहने को है। उपन्यासों में भी ब्लाइंडनेस को इस तरीके से शो किया गया है। ब्लाइंड लोग जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं वो अपने कंडीशन के बारे में ऐसा ऐसा कहते हैं। इन सबको बिल्डिंग ब्लॉक्स मानकर, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ब्लाइंडनेस नाम के डिस्कोर्स के बारे में। तो ब्लाइंडनेस तो सब्जेक्ट हो गया एक तरीके से, पर ब्लाइंडनेस के ऊपर जो डिस्कोर्स होगा वो कई एरिया से होगा, कई हिस्टोरिकल पीरियड से आएगा, कई क्षेत्रों से आएगा, फिक्शन से भी आ सकता है, फैक्चुअल कोई साइंस जर्नल है उसमें कुछ ब्लाइंडनेस के बारे में कहा है वो भी, और किसी ने कहानी लिखी है जिसमें एक ब्लाइंड पर्सन है तो वो तो फिक्शन है वो भी। तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है डिस्कोर्स की। बस एक चीज है, एक विषय है, और जो भी कुछ कहा गया है, जो भी कुछ सोचा गया है, जो भी कुछ लिखा गया है उस विषय के बारे में उसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। क्या है? इसको समझना, इसके बारे में एक्सप्रेस करना। तो ये सारा का सारा मिलकर डिस्कोर्स कहलाएगा, और उस डिस्कोर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहीं से भी आ सकते हैं। ये चीज है, ये ब्रॉड मीनिंग है इस टर्म का। फिर आगे जाकर फोको को पढ़ने में ये है कि सब कुछ, अब जैसे आपने पावर एक टर्म पढ़ा, तो आप आगे कहीं और जाकर पढ़ोगे पार्ट 2 में कि पावर कितनी बड़ी चीज है, और किसी डिस्कोर्स को कंस्ट्रक्ट करने में या डिस्कोर्स के कुछ चीजों को पीछे रखने में, हटाने में, छुपाने में पावर का क्या रोल है। क्योंकि नॉलेज और पावर फोको के हिसाब से इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, और इसलिए हर तरह के नॉलेज को किसी भी जमाने में या समय पर पूरी तरह से उठकर आने नहीं दिया जाएगा। नॉलेज में भी कितना उठकर आना चाहिए, कितना लोगों को पता होना चाहिए, कितना छुपा के रखना है, इन सब के पीछे भी एक पॉलिटिक्स होती है। और इसी के स्टडी को फोको ने किया है। तो वो अलग अलग जगह अलग अलग बात, अलग अलग नाम से कह रहे हैं, पर मुद्दा यही है। डिस्कोर्स ब्रॉड टर्म है। अब ये सारा डिस्कोर्स नॉलेज से रिलेटेड है। इसमें से कितना पोर्शन एक्चुअली जिनके हाथ में पावर है कितना उठकर आने देंगे, कितना नहीं उठकर आने देंगे, ये भी एक चीज है। तो अब क्या होगा? अब आप वो जीनियोलॉजी पे आ जाओगे कि कई चीजें तो छुपाई गई हैं, दबाई गई हैं। तो जीनियोलॉजी और आर्कियोलॉजी टेक्निक्स हैं। जीनियोलॉजी और आर्कियोलॉजी टेक्निक्स हैं ज्ञान की खुदाई करने का। आर्कियोलॉजी, खुदाई करो, निकालो। किसको निकालो? पूरी जीनियोलॉजी को उखाड़ कर बाहर निकालो। वो कौन सी दो बातें हैं जो छुपा रखी हैं? दो बातें, डिसेंडेंट ओपिनियंस। मैंने ये राय प्रकट करी और यही राय कायम रहनी है, ये आज के जमाने की मांग है। एपिस्टेमी,
ये फील्ड जो है, आज का ज़माना, आज की सोच, ये उसके अकॉर्डिंग यही नॉलेज होनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, मैं पावर में हूँ। पर इसके खिलाफ जो काटने वाली और 10 ओपिनियंस थी, वो डिसेंडेंट ओपिनियन से, उनको तो धक्का मार दिया। तो जीनियोलॉजी उन धक्के मारे हुए ओपिनियंस को पढ़ेगी और कई मामलों को फेथ, रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्सी, सुपरस्टिशंस, बिलीफ, ये मानकर धक्का मार दिया है, उनको भी उठाया जाएगा। तो ये सारा फिर जीनियोलॉजी हो जाएगा। आर्कियोलॉजी किया जाता है, खुदाई की जाती है जीनियोलॉजी को ऊपर लाने के लिए, और ये सारा मिलकर जो बहुत ज़मानों से विचार तरह तरह के चले आ रहे हैं। डिस्कोर्स में मेन बात है कि बाउंड्री लाइन नहीं है। अगर 1500 साल पहले कोई बात कही गई इस मुद्दे के बारे में, इस विषय के बारे में, तो वो भी डिस्कोर्स में इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पूछा जा सकता कि वो विचार आज लागू कैसे हो सकता है या उसकी उपयोगिता आज कैसे हो सकती है। हाउ कैन इट बी यूजफुल टुडे? दैट कैन नॉट बी डिसाइडेड। Discourse will include all those things, everything that has been said about this matter. It will all come together. All those things are going to come together under discourse. This is broadly discourse. Discourse is also closely related to power, and power is related to knowledge. So everything is actually, one into the other. For Foucault, a discourse is an institutionalized way of speaking or writing about reality. Institutionalized, जिन चीज़ों को मान्यता प्राप्त हो गई है वो institutionalize हो गई हैं। जिनको मान्यता नहीं मिली वो पीछे चली गई, या तो वो जीनियोलॉजी में चला गया, जीनियोलॉजी जिसमें 2 चीज़ें हैं, डिसेंडेंट ओपिनियंस में चला गया, या वो बिलीव्स प्रैक्टिसेस वगैरह के कैटेगरी में चला गया, पर वो पीछे चला गया। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नॉलेज ही ऊपर रह सका। तो हर युग की अपनी एपिस्टेमी होगी और एपिस्टेमी के हिसाब से एक चीज ऊपर उठकर आएगी। तो फॉर फोको अ डिस्कोर्स इज एन institutionalized way of speaking or writing about reality that defines, जिससे ये explain होता है what can be intelligibly thought and said about the world and what cannot. दुनिया के बारे में आप क्या कह सकते हो, आप क्या कह नहीं सकते, ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है। यही कह सकते हो आप। अगर इसके अलावा आप कुछ और कह रहे हो तो फिर आप गलत हो, आप पागल हो, आपकी बात मानने लायक नहीं है। आपको किसी भी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, पर रिजेक्शन हो जाएगा उस विचार का जो कि स्टैंडिंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड विचार के खिलाफ है। पावर एंड नॉलेज आर नॉट टू डिफरेंट एंटिटीज। पावर और नॉलेज 2 अलग अलग चीजें नहीं है, दे आर इंटीमेटली रिलेटेड, आपस में जुड़े हुए। अब फोको ने हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 लिखी है। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 1 ही विल टू नॉलेज के नाम से छपी है बाद में। तो हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में फोको कहते हैं कि क्रिश्चियंस में कन्फेशन की परंपरा है। कन्फेशन की परंपरा में मेरे मन में जो फीलिंग्स हैं, जो मैं किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकती, मेरी कुछ इच्छाएं हैं तो उसे मैं किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकती, परंतु कन्फेशन में वो चीज़ें बाहर आ जाती हैं। और फोको कहते हैं कि सेक्सुअलिटी एक एरिया ऐसा है
जिसमें कि अमूमन लगभग सारे ही लोगों की कुछ ऐसी बातें होंगी जो दबी हुई रह गई, दबी हुई इच्छाएं, दबे हुए विचार, किसी के भी सामने ये विचारों को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो आप ये याद रखिए कि एक प्रैक्टिस ऑफ पावर एंड नॉलेज, पावर और नॉलेज का क्या कनेक्शन है, इसकी जो परंपरा या प्रैक्टिस है ये सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई पड़ती है? क्रिश्चियंस के कन्फेशन नाम की परंपरा में ये सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है, ऐसा फोको कहते हैं। डिस्कोर्स थ्योरी इज कंसर्न्ड विद इश्यूज ऑफ पावर एंड डोमिनेशन। पावर किसके हाथ में है, वो कितना कंट्रोल करेगा, कितना डोमिनेट करेगा। फॉर फोको इट इज थ्रू डिस्कोर्स या नॉलेज दैट वी आर क्रिएटेड। अब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझिए, फोको क्या कह रहे हैं। मान्यता ये है हम नॉलेज को क्रिएट कर रहे हैं। मैं राइटर हूँ, मैंने किताब लिखी, मैंने नॉलेज को जन्म दिया है। ये मान्यता है कि राइटर नॉलेज को जन्म देता है। फोको कहते हैं नहीं, नॉलेज व्यक्ति को जन्म देता है। नॉलेज व्यक्ति तो माँ बाप के द्वारा बायोलॉजिकली जन्म लेता है, वो एक अलग चीज़ है, पर व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये नॉलेज के माध्यम से डेवलप होता है। किसी भी ज़माने में, इसका एक एग्जाम्पल हम ले लें, है ना, तो किसी भी ज़माने में सपोज आप इंडिया का ही एक बैकग्राउंड ले लो और हम डिस्कोर्स देख रहे हैं, हम पावर एंड नॉलेज का रिलेशन देख रहे हैं, तो हम इंडिया को ही देख लेते हैं। हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम हुआ करती थी, उस कास्ट सिस्टम में नॉलेज सबके लिए अलाउड नहीं थी। सारे कास्ट के लोगों के लिए नॉलेज अलाउड नहीं थी। एक वर्ग विशेष के लिए अलाउड है। ये नॉलेज इसी कास्ट को अलाउड है। अब ये पावर और नॉलेज की पॉलिटिक्स है। क्या हो जाता अगर बाकी कास्ट्स के लोग उस नॉलेज को प्राप्त कर लेते, तो क्या हो जाता? नहीं, आप वेद नहीं पढ़ सकते, नहीं आप ये नहीं पढ़ सकते, नहीं आप वो नहीं पढ़ सकते, है ना। महिलाएं गायत्री मंत्र नहीं कर सकती, बुद्धि से जुड़ी हुई मंत्र है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि कैद ही रहे, बंद ही रहे। गायत्री मंत्र महिलाएं नहीं पढ़ सकती। कुछ भी पर्पस ये है कि नॉलेज नहीं मिलनी चाहिए। नॉलेज इज पावर। एक्चुअली नॉलेज मिल जाए तो हम आज़ाद हो जाएं। अगर सारे जात के लोगों को ज्ञान अलाउड हो जाता और वो ज्ञान प्राप्त कर लेते, तो वो समझ जाते कि अरे हम सब तो बराबर हैं, हम तो सब बराबर हैं। बनाने वाले ने तो हम सबको एक सा बनाया है, सबको एक बराबर बनाया है, सबके लिए कहा है कि ये चीज़ सबके लिए है। पर जब आप उस ज्ञान पर ही ताला लगा देते हो कि नहीं, ये ज्ञान बाकी कास्ट्स के लिए नहीं है, तो बाकी कास्ट्स क्या करती हैं? बार बार ये चीज़ रिपीट, नहीं ये केवल इनके लिए है, नहीं ये केवल इनके लिए, नहीं ये केवल इनके लिए, ये औरों के लिए नहीं है। तो वो बाकी कास्ट्स भी उस चीज़ को स्वीकार लेती हैं, इंटरनलाइज कर लेती हैं, फिर वो वहीं से बिहेव करेंगी। नहीं, हमारे लिए नहीं है, हमें अगर ये काम कुछ कराना है तो हमको इनके पास जाना पड़ेगा। तो ये जो है, नॉलेज ने हमें बनाया है,
हमने अपने बारे में सोच लिया कि यही हमारी सच्चाई है, शास्त्रों में लिखा है ऐसा, इनको छू दोगे तो ऐसा हो जाएगा, शास्त्रों में लिखा है। तो ये जो चीजें हैं, किसी ने लिखा, कुछ भी लिखा, पर नहीं उसको मान्यता देनी है और मान्यता देकर उसको फैलाना है ताकि सब लोग उसको मान जाएं, मानकर फिर वो खुद ही अपने लिए महसूस करने लग जाएं कि अरे रे नहीं नहीं मुझे दूर रहना है, मेरे को ये लोग छू देंगे तो ये भ्रष्ट हो जाएंगे। ये थॉट कहाँ से आया? ये पॉलिटिक्स है। और ये पॉलिटिक्स कहाँ से आई? नॉलेज पे ताला लगाकर कि नहीं ये नॉलेज आपके लिए नहीं है। तो इसलिए इस तरीके से नॉलेज को कंट्रोल किया जाता है। हर तरह का नॉलेज हर एक के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए नॉट अलाउड है। तो नॉलेज जो एक्चुअली फ्रीडम ऑफर करता है उसका काफी सारा हिस्सा ताले में रख दिया जाता है ताकि सब लोगों को ना मिले और सबके दिमाग ना खुले। ये पॉलिटिक्स है। जिनके हाथ में पावर होता है वो ये सब करेंगे। डिस्कोर्स joins power and knowledge, and its power follows from our casual acceptance। हम भी आसानी से स्वीकार लेते हैं casual acceptance of the reality with which we are presented। हमें जैसे ट्रीट किया जाता है हम उसे अपनी सच्चाई मान भी लेते हैं और हम वहीं से बिहेव भी करने लग जाते हैं। राजा राव की एक नॉवेल है कांतापुरा। राजा राव की नॉवेल है कांतापुरा, और उस कांतापुरा में क्या होता है कि एक ब्राह्मण लड़का है मूर्ति, और फिर छोटी जातियां हैं, छुआछूत बहुत ज्यादा है, गांव के बाहर है, अनटचेबल सारे। अब ये मूर्ति कट्टर यूं ब्राह्मण है पर गांधी जी का चेला है। गांधी जी का चेला है और गांधी जी तो कास्ट में मानते नहीं है। मूर्ति क्या करता है? इसका काम है ये गांव में गांधी जी के विचारों को फैला रहा है, घर घर। इसलिए वो सारी छोटी जाति के लोगों के घरों के बाहर खड़े होकर जोर जोर से आवाज लगाता है, अरे राचन्ना, अरे ये, अरे वो, आज 4 बजे मीटिंग है, तुम लोग आना। गांव बने हुए ऐसे हैं कि बीच के हिस्से में ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग रहते हैं। तो व्यक्ति सीधा, ऊंची जाति का व्यक्ति सीधे अपने इलाके में घुसे, इधर उधर तो छोटी जाति के लोग रहते हैं, वहां घुसने का काम ही नहीं है ब्राह्मण का। पर ये मूर्ति जाता है क्योंकि गांधी जी का चेला है, घरों में तो नहीं घुसता, बाहर से तो आवाज लगाता है। करता है तो एक घर में आवाज लगाता है, राजन्ना बाहर निकलो, 4 बजे मीटिंग है। दरवाजा खुलता है, राजन्ना तो है नहीं, उसकी वाइफ है, और वो बड़े आदर से मूर्ति को कहती है, आइए आइए अंदर आइए, ये नहीं अभी आते ही होंगे, आइए। और मूर्ति क्या करता है? झट से दहलीज पे पैर रखता है और रखकर कदम पीछे हटा लेता है। उसके अंदर भी तो जाति को लेकर कूट कूट कर बातें भरी हुई हैं, तो वोट करा जाता है, नहीं 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 ये मैं क्या कर रहा हूं, पीछे हट गया। फिर उसको याद आता है, नहीं 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 मैं तो गांधी जी का चेला हूं, मैं नहीं मानता ये सब, और अंदर जाके उनकी झोपड़ी में चला जाता है। वो महिला क्या करती है? साफ घर है, बिल्कुल साफ कमरा है, पोछा लगाती है, एक जगह चटाई बिछाती है, उसको भी पोंछती है और इसको बैठने को कहती है। और क्या करती है? बिल्कुल चमकते हुए बर्तन मंजे में, आप अपना चेहरा उस ग्लास में देख सको, ऐसा मंजा हुआ है ग्लास, उसको निकालेगी, दूध गर्म करेगी, उस ग्लास को लेगी, उसको वापस से मांझेगी और फिर उसमें वो गर्म दूध डाल के और मूर्ति के सामने प्रस्तुत करेगी। इतने में राचन्ना आ जाता है, राचन्ना आ जाता है। मूर्ति दुविधा में है, पीऊं या नहीं पीऊं।
उसके अंदर का ब्राह्मण कहता है मैं थोड़ी पी सकता हूँ इनके यहाँ। उसके अंदर गांधी जी बोलते हैं अरे चल चल पी, कुछ नहीं होता। दुविधा में पड़ गया राचन्ना। अब सुनिए, उसने दूध पिया या नहीं पिया वो सेकेंडरी है, छोड़ो वो सब। राचन्ना अपनी वाइफ को भी देखते हैं कि वो बेचारी कितने सम्मान से इसको दे रही है, उसका दिल टूट जाएगा अगर मूर्ति दूध न पिए। और उसे मूर्ति की भी दुविधा समझ में आती है कि ब्राह्मण है और ये इसके लिए बड़ा मुश्किल है। पर मूर्ति के बारे में राचन्ना ये भी जानते हैं कि ब्राह्मण है या कुछ भी है, पर हमारा भला तो सोचता है। राचन्ना मूर्ति से कहते हैं एक घूंट पी लीजिए, प्रसाद समझ के पी लेगी ये। एक घूंट आप पी लीजिए, बाकी ये प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेगी। तो मूर्ति क्या हुआ? भगवान। किसने उसको भगवान बनाया? मूर्ति ने थोड़ी अपने आप को भगवान बनाया। लोअर कास्ट के राचन्ना ने बात मान ली कि हाँ भाई तुम भगवान हो, हम भक्त हैं, हमें तो गिड़गिड़ाना ही है तुम्हारे सामने। तो ये चीजें पॉलिटिक्स है और डिस्कोर्स नॉलेज। इस तरीके से हमें बार बार ब्रेन वॉश किया जाता है कि हम उनको मानते हैं। डिस्कोर्सेस आर कंस्ट्रक्टेड बाय एक्सक्लूजन्स एज वेल एज इंक्लूजन्स, जो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। कुछ चीजों को शामिल किया जाता है, कुछ चीजों को बाहर रखा जाता है, ज्ञान से जुड़ी हुई कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया जाता है। सबको नहीं पता होना चाहिए। एक्सक्लूजन्स एंड इंक्लूजन्स ऑफ अदर पॉसिबल मीनिंग्स, इसमें और कुछ भी तो हो सकता है, इसमें और कोई बात भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी है यही 100% मीनिंग है। नहीं, पर इन बातों को छुपा कर रखेंगे। अदर क्लेम्स, अन्य लोगों के दावे भी तो हो सकते हैं इस मुद्दे पर। डिसिडेंट ओपिनियन, मेरी ये राय थी पर मेरी बात को काटने वाले और भी तो लोगों ने दावे किए होंगे, उन सबको धक्का मार दिया, उनको कंसिडर नहीं किया। अदर राइट्स एंड पोजीशंस, अधिकार और लोगों के भी तो है, नहीं छोड़ो छोड़ो, नहीं उसकी बात ही नहीं करनी। दिस इज फोकोज प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब एक चीज को ऊपर उठाया, बाकी चीजों को पीछे ढकेल दिया, ये डिसकंटिन्यूटी है। डिस्कोर्सेस आर अबाउट व्हाट कैन बी सेड एंड थॉट एंड हु कैन स्पीक। कौन बोल सकता है, क्या बोल सकता है, कितना बोल सकता है, व्हेन, व्हाट एंड विथ व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से व्यक्ति बोल सकता है। डिस्कोर्स में पावर इज अ फॉर्म ऑफ हेजीमनी। देखिए, हेजीमनी फोको का टर्म नहीं है ना, हेजीमनी फोको का टर्म नहीं है, पर कंट्रोल, हेजीमनी का मतलब कंट्रोल। इन हेजीमनी द ऑप्रेस्ड क्लास, दबा हुआ वर्ग, लिटरली गिव्स द ऑप्रेसर्स द परमिशन टू ऑप्रेस देम। अभी जो मैंने आपको कांतापुरा की स्टोरी सुनाई, उसमें ऑप्रेस्ड है नीची जात के लोग, वो मूर्ति जैसे लोगों को ऑप्रेस करने का मौका दे तो रहे, आप पी लो, एक घूंट पी लो, बाकी प्रसाद समझ के पी लेगी। तो ऑप्रेस्ड क्लास, पीड़ित वर्ग, पीड़ा देने वाले वर्ग को मौका दे रही है, क्योंकि पीड़ित वर्ग ने भी डिस्कोर्स को इंटरनलाइज किया है। मच ऑफ द हेजीमनी अकर्स, कंट्रोल, हेजीमनी इसलिए हो पाता है सामाजिक तौर तरीकों की वजह से, थ्रू सोशल प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स which neither the oppressors nor the oppressed are aware of। हमें सिर्फ पता है कि नहीं यही परंपरा है, नहीं यही परंपरा है, नहीं यही सही है, पर हम कभी भी क्वेश्चन नहीं करते। जिसको पियर बोर्दो डॉक्सा कह रहा है
कि नहीं ये क्या है, खोलें देखें। और फोको कह रहे हैं आर्कियोलॉजी करके जीनियोलॉजी को खोद कर निकालो। Thus, the necessity of raising the consciousness of people, लोगों के दिमाग कॉन्शियसनेस को खोलने की जरूरत है एज अ प्री रेक्विजिट फॉर ट्रू फ्रीडम, तभी आजादी प्रॉपर हो सकेगी। कंट्रोल ऑफ नॉलेज इज अ फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। ज्ञान पर कंट्रोल करना ये भी दबाने का एक तरीका है, ऑपरेशन का एक तरीका है। डिस्कोर्स इज इंटरवोवन विथ पावर एंड नॉलेज। डिस्कोर्स, ये पूरा जो आइडिया ऑफ डिस्कोर्स है ये नॉलेज एंड पावर के चक्कर में आके फंस जाता है। टू कॉन्स्टिट्यूट, निर्माण करने के लिए, और ब्रिंग अबाउट द ऑपरेशन ऑफ दोज अदर्स इन सोसाइटी। एक वर्ग एक तरह का डिस्कोर्स का निर्माण करेगा, मतलब एक तरह की विचारधारा को पनपने देगा और उससे जुड़ी हुई अन्य तथ्यों को छुपा लेगा, और वो जिसको मान्यता दे रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है, उस डिस्कोर्स को तब तक रिपीट करेगा जब तक वो इंटरनलाइज ना हो जाए दोनों के द्वारा। पीड़ित करने वाला वर्ग भी सदियों तक वही मानेगा और पीड़ित होने वाला वर्ग भी सदियों तक मानेगा। जैसे औरतों के साथ हुआ, पेट्रियार्की, पुरुष जात ने एक डिस्कोर्स बना दिया, यही महिला है, महिला की एक व्याख्या कर दी, उसकी एक डेफिनेशन बना दी, डिस्कोर्स बना दिया। महिला के बारे में जो बाकी सारी बातें कही गई हैं, महिला ये, महिला वो, महिलाएं ऐसी बुद्धिमान भी थी, महिलाएं ऐसी भी थी, महिलाओं ने तो ये सब डिस्कोर्स छुपा दिया। पर जो ऐसे ट्रेडिशनल हमारे कैरेक्टर्स हैं, यही है नॉर्म, ऐसे ही बनना है, ऐसे ही रहना है। ऐसी औरतें तो बदमाश होती हैं, पर ऐसा बनना है आपको। तो ये डिस्कोर्स निर्माण करना, डिस्कोर्स का निर्माण करके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, दबाया जा रहा है। और डिस्कोर्स में जो उन लोगों के जिनको दबाना है उनसे रिलेटेड जो काम की बातें उनको छुपा लिया है, और उनको कभी उन चीजों का ज्ञान होने ही नहीं देंगे, इसलिए नॉलेज को कंट्रोल करते हैं। तो एंड हेल्प्स इन साइलेंसिंग, चुप करा दिया जाता है, मार्जिनलाइजिंग, किनारे करना, एंड ऑप्रेसिंग देम, लोगों को दबाना। दोज इन पावर रेगुलेट द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी। जिन लोगों के हाथ में पावर है वो नॉलेज में से कितना उठकर आना चाहिए, कितना उठकर नहीं आना चाहिए, ये सब तय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिस्कोर्स ऑफ फेमिनिनिटी, नारित्व, informs, influences and shapes women's identity। औरत क्या होती है, औरत को कैसा होना चाहिए, to the point where women act and behave according to what has been labeled as acceptable and true about females। औरतें खुद ही उन चीज़ों को मानेंगी और अन्य औरतों को मनवाएंगी। तो घर की सास बहू से मनवाएगी, घर की माँ बेटियों से मनवाएगी। इन फोकोज व्यू ईच सोसाइटी हैज इट्स रेजीम ऑफ ट्रूथ। रेजीम ऑफ ट्रूथ, रेजीम किसका अधिकार है, रूल किसका है, हर रूल में एक सत्य उठकर आएगा। इसीलिए वो कहते हैं हर जमाने का एक एपिस्टेमी होता है, और उस एपिस्टेमी से एक पर्टिकुलर किस्म का नॉलेज जन्म लेता है। द टाइप ऑफ डिस्कोर्स इट एक्सेप्ट्स एंड
अलाउज टू फंक्शन एज ट्रू। हर तरह के नॉलेज और डिस्कोर्स को पनपने नहीं देते, कुछ तरह के नॉलेज को दबा कर रखा जाता है ताकि इनका माइंड ऐसे ही गुलाम बनकर रहे, खुलकर ऊपर नहीं उठ सके।